तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारती। आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर की रिवीजन फॉर सीए, सीएस, सीएमए इंटरमीडिएट के लिए एज वेल एज फॉर सीए फाइनल के लिए। लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ है सीए इंटरमीडिएट का, उसमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर 10 मार्क्स का आया है और ये चैप्टर बहुत इजी है। आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं और आप अगर अच्छे से लर्न करेंगे तो आपके 50 में से 10 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर की रिवीजन। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एवरी रजिस्टर पर्सन तो मेंटेन करता ही करता है। एंड कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी मेंटेन करेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को। ठीक है, वो कौन कौन से पर्सन है ये हम चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं। Every registered person is required to keep and maintain books of accounts at a principal place of business. Every registered person, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो प्रिंसिपल प्लेस है जो बिजनेस का, वहां पे तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही करने हैं और सारे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वहां पे, चाहे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के हैं और चाहे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के हैं। लेकिन जो भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होंगे ना, वहां पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल प्लेस ऑफ पर्टिकुलर जो बिजनेस है ना, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहीं के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे सारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे सारे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। Every registered person is required to keep and maintain books of accounts at a principal place of business. ठीक है, further where his registration certificate is covering multi place of business, अगर कोई भी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हमारे बहुत सारे मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस को कवर करता है, तो इट मींस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो है ही, साथ में कौन से एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी हैं। हम पढ़ेंगे अब। Then accounts relating to each such additional place of business shall also be kept at each such additional place of business. ठीक है, अब जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में कब तक मेंटेन करने हैं? क्या हमें सारी जिंदगी के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने हैं? जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ तक बंद हुआ, इतने सालों तक के तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमें डिपार्टमेंट ने कहा है कुछ एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि जब तक हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को इस पर्टिकुलर टाइम तक हमें मेंटेन करने हैं, उससे पुराने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करना। अब वो टाइम पीरियड का है क्या है कि कब तक हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो टाइम पीरियड आपको लर्न करना है कि हमें कब तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने मेंटेन करके रखना है। हमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किसी भी बिजनेस के 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, किसी भी साल की एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके बाद 72 मंथ्स तक हमें क्या करना है? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच अकाउंट्स रिलेटेड, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के बुक ईयर होगा जो हमारा करंटली फाइनेंशियल चल रहा होगा, उसकी जब भी ड्यू डेट आएगी उस ड्यू डेट से एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी वहां से 72 मंथ तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। या हमें एक केस बता दिया गया, बट इफ रजिस्टर्ड पर्सन इज सब्जेक्टेड टू एनी अपील प्रोसीडिंग कोर्ट केस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन का कोई भी अपील चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है या कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, तो वो कब तक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा? तो हमें ये केस बता देगा। एक तुमने पहले पढ़ा कि 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और 1 year from disposal of such appeal proceeding court case whichever is later, means 72 months तक तो मेंटेन करना है या 1 year, जब भी हमारा कोर्ट केस कोई खत्म होगा उसके 1 साल बाद तक हमें क्या करना है? उसके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। और इसमें से जो भी डेट पहले आएगी बाद में आएगी whichever is later, वही हमारी क्या होगी? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का टाइम पीरियड होगा कि हमें कब तक मेंटेन करना है। समझ आया आपको मैंने क्या बोला? 72 मंथ्स और 1 year whichever is later। ठीक है, 1 year कहां से हमने पढ़ा था? फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सच अपील प्रोसीडिंग और कोर्ट केस, जिस दिन भी वो कोर्ट केस खत्म होगा उससे 1 साल के बाद तक हमें क्या करना है? अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। ओके, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे कैसे मेंटेन करते हैं हम ये पढ़ेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। रजिस्टर्ड पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नॉर्मली तो मैनुअली तो रखता ही रखता है, और कैसे भी रख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकता है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नोट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले प्रॉपर बैकअप ऑफ ई रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन। जो भी डॉक्यूमेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे हैं उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें प्रॉपर बैकअप रखना पड़ेगा डिपार्टमेंट को देने के लिए। अगर उन्होंने कभी भी हमसे अपने रिकॉर्ड्स को मांग लिया तो हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उनको हमें उसका प्रॉपर बैकअप अच्छे से रखना पड़ेगा। अपॉन डिमांड रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेक अवेलेबल रिकॉर्ड्स इन हार्ड कॉपी और ई कॉपी। अगर हमसे डिपार्टमेंट, रजिस्टर्ड पर्सन से डिपार्टमेंट मांग ले, हार्ड कॉपी मांग ले या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मांग ले तो रजिस्टर्ड पर्सन को वो भी अवेलेबल करानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमें, अपॉन डिमांड एक्सेस टू ई रिकॉर्ड शैल बी प्रोवाइडेड एंड पासवर्ड शैल बी शेयर्ड। अगर डिपार्टमेंट हमसे मांगता है जो भी हमने अपने लैपटॉप में या अपने फोन में इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हमने डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हुए हैं, अगर हमसे डिपार्टमेंट आके मांगता है उसका पासवर्ड तो हमें वो भी उनको देना पड़ेगा, हमें उन्हें पासवर्ड भी शेयर करना पड़ेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनुअली तो करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। आपको समझ आया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें उसको प्रॉपर बैकअप भी रखना पड़ेगा। अगर डिपार्टमेंट हमसे डिमांड करता है हार्ड कॉपी की और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी की तो हमें वो भी देनी पड़ेगी, और साथ में अगर डिपार्टमेंट हमसे पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड भी उनको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब बेसिक अकाउंट्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस पे जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कौन कौन से बेसिक अकाउंट्स हैं। बेसिक अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय अ पर्सन एट अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मींस कौन कौन से बेसिक अकाउंट्स हैं जो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेन करता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall keep and maintain a true and correct account। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन क्या करता है, रखता है मेंटेन करके ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स को। सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर आपको लर्न करनी है चीजें प्रॉपर तरीके से। मैं आपको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सेकंड नंबर पे इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जितनी भी हमने परचेज करी है, ठीक है, और सर्विसेज को परचेज किया है। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अब देखो पहले हमने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर किया गुड्स का, उसका हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे गुड्स और सर्विसेज को, फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स की सर्विसेज की डिटेल आ जाएंगी। देन स्टॉक ऑफ गुड्स, नेक्स्ट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो भी सर्विसेज हम जितने गुड्स सर्विसेज हमने परचेज किया उसमें कितना आईटीसी लिया है उसके भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, जितनी भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी है उस पर हमने कितना टैक्स पे किया है उसके अकाउंट्स को भी मेंटेन करना है। अदर प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, ऐसे और भी चीजें हो सकती है जो हमें मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि हम कोई प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करेंगे उसके गुड्स को मेंटेन करना है, और कोई भी इनवर्ट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स के सर्विसेज की, वो मेंटेन करना है। अगर आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, वो भी मेंटेन करनी है। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना है हमारे पास, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हमने अवेलेबल किया है, हमने कितना टैक्स पे किया है, एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनमें से तीन चीजें हैं जो टैक्सेबल पर्सन मेंटेन नहीं करता। जो भी मैंने अभी बताया कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उनमें से तीन चीजें ऐसी हैं जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंटेन नहीं करता। कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन वो कौन कौन सी तीन चीजें मेंटेन नहीं करेगा, मीन्स अब बताओ, जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होता है वो अपनी खुद की पॉकेट से टैक्स पे करता है, तो इसलिए वो आईटीसी अवेल नहीं करता। तो जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होता है वो आईटीसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता। कितना टैक्स पे करना है वो टैक्स पे खुद अपनी पॉकेट से पे करता है, और कितनी टैक्स की डिटेल है वो मेंटेन नहीं करता। एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, मींस तीन चीजें कौन सी जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन मेंटेन नहीं करता, आईटीसी अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स पेबल एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं कि कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को क्या क्या चीजें मेंटेन करनी होती है, क्या क्या चीजें मेंटेन नहीं करनी होती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे एजेंट। एजेंट को कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं एजेंट को, हम पढ़ेंगे एजेंट को कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं।
authorization received by him from each principal to receive or supply goods or services. जो एजेंट होता है वो किसके बिहाफ पे काम करता है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। तो एजेंट क्या करता है? पहले ऑथराइजेशन रिसीव करता है प्रिंसिपल से कि उसने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव किया है, ठीक है, और कितने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की है। तो पहले ऑथराइजेशन रिसीव करेगा वो, उसके बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की है और जो सप्लाई करी है उसके डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और रिसीव्ड सर्विसेज रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ ईच प्रिंसिपल। सेकंड नंबर मेंटेन करेगा उसने कितनी वैल्यू एंड क्वांटिटी गुड्स की रिसीव करी है, किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। सबसे पहले उसने क्या करा कि ऑथराइजेशन लेटर रिसीव करा उसने प्रिंसिपल से, कि प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन लेटर रिसीव करा कितने गुड्स एंड सर्विसेज को उसने सप्लाई करी है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करे है। सेकंड नंबर पर उसने क्या करा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की ऑथराइजेशन रिसीव करी है उसने, जिस गुड्स एंड सर्विसेज की ऑथराइजेशन रिसीव करी है उसने, उसकी कितनी वैल्यू क्या है, क्वांटिटी कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज की जो रिसीव करी है, किसके बिहाफ पर? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट इश्यूड टू एवरी प्रिंसिपल। क्या जब एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है, सप्लाई करता है, उसकी वैल्यू क्वांटिटी लिखता है, उसके बाद क्या करता है, जब काम करेगा मंथली स्टेटमेंट इशू करता है। अकाउंट स्टेटमेंट क्या इशू करेगा? एवरेज प्रिंसिपल उनको बताएगा, हर प्रिंसिपल को क्या बताएगा वो, कि उसने कितनी सेल करी है, उसने कितने परचेज करी है। तो एंड में क्या करेगा? डिटेल्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट इश्यूड टू एवरी प्रिंसिपल। एंड में क्या करेगा? हर एक प्रिंसिपल को स्टेटमेंट इशू करके बताएगा उसने क्या क्या काम करे हैं। टैक्स पेड ऑन रिसीव्ड और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। उसका बताएगा कि उसने एवरी प्रिंसिपल, जितने भी प्रिंसिपल है उनके बिहाफ पे उसने जो उसने रिसीव की थी, जो भी चीज परचेज की थी, उस परचेज पे उसने कितना टैक्स पे किया था बताएगा। और उन सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। ठीक है, हमने एजेंट के केस में क्या पढ़ा कि हमें कौन कौन से गुड अकाउंट्स को मेंटेन करना है। सबसे पहले ऑथराइजेशन लेटर रिसीव करेगा, किससे? प्रिंसिपल से। सेकंड नंबर पे जो ऑथराइजेशन लेटर रिसीव किया उसने कि गुड्स एंड सर्विसेज उसे कितनी परचेज करनी है, कितनी सेल करनी है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, सेकंड नंबर पे ये लर्न करना है। जब ये सारे काम हो जाएंगे उसका क्या करेगा? एंड में एक स्टेटमेंट इशू करके देगा, किसको? प्रिंसिपल को, कि उसने कितने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया। एंड में क्या बताएगा वो, कितना उसने टैक्स पे किया परचेज पर और सेल पर, उसने कितना टैक्स रिसीव किया। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर को कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अब हम किसका केस पढ़ेंगे? मैन्युफैक्चर का केस पढ़ेंगे। मंथली प्रोडक्शन का रिकॉर्ड्स इन अकाउंट्स इंक्लूडिंग, सबसे पहले मैन्युफैक्चर क्या करता है, जो उसने मैन्युफैक्चरिंग करी उसको क्या करता है? प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन का जो मंथली प्रोडक्शन का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगा, इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ इनपुट यूज्ड एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग गुड्स वेस्ट एंड स्क्रैप। जब प्रोडक्शन करेगा गुड्स का तो क्या हम देखो प्रोडक्शन का रिकॉर्ड से रखेगा अकाउंट्स में, उसके बाद वो क्वांटिटी डिटेल रखेगा, इनपुट यूज, जितना भी रॉ मटेरियल यूज हुआ प्रोडक्शन करने में उसकी डिटेल्स रखेगा। एंड जब हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, तो कुछ गुड्स वेस्ट होते हैं एंड कुछ स्क्रैप बच जाता है, तो हम उसके डिटेल्स को भी मेंटेन करेंगे। मींस मैन्युफैक्चरिंग के सामने क्या पढ़ा? मंथली प्रोडक्शन का रिकॉर्ड्स and quantitative details of input used and quantitative details of production of goods including goods waste and scrap। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे सप्लायर सर्विसेज का, वो कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करता है। एवरी सप्लायर और सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन quantitative details of goods used in provisions of e-services, details of input services utilized and services supplied। जो एवरी सप्लायर है ना सर्विसेज का, हम पढ़ेंगे जो एवरी सप्लायर है सर्विसेज का, वो कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करता है। सप्लायर सर्विसेज का, जो भी सर्विसेज की सप्लाई होगी, सर्विसेज की सप्लाई करने के लिए उसने कुछ गुड्स को परचेज किया होगा, तो जितने भी उसने गुड्स परचेज किए हैं, जो भी गुड्स परचेज किया है उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। उसके बाद उन सर्विसेज को देने में जितने भी गुड्स का यूटिलाइजेशन हुआ है उसके यूटिलाइजेशन को मेंटेन करेगा। एवरी सप्लायर ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स कितने
गुड्स की क्वांटिटी क्या है सर्विसेज को देने में जो यूज हुई है। इन प्रोविजंस ऑफ ईच सर्विसेज, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज्ड एंड सर्विसेज सप्लाई, डिटेल रखेगा जितनी भी सर्विसेज यूटिलाइज किया है सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कस्टोडियन ऑफ गुड्स कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। डिटेल्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जितने भी गुड्स को हैंडल करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर, उन सारे गुड्स की डिटेल पर रजिस्टर एंड शेल प्रोड्यूस द डिटेल्स thereof as and when required लो प्रॉपर ऑफिसर, और जो भी प्रॉपर ऑफिसर हमसे डिटेल्स मांगेंगे अकाउंट्स की वो सारे के सारे हमें मेंटेन करने पड़ेंगे और उनको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। कस्टोडियन ऑफ गुड्स के केस में हमने क्या पढ़ा, गुड्स की डिटेल जो भी हैंडल कर रहे हैं कस्टोडियन किसके बिहाफ पे, रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे, एंड जो भी प्रॉपर ऑफिसर हमसे डिमांड करेंगे ना जितने जिस भी अकाउंट्स की, तो हमें उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के केस में अकाउंट्स कौन कौन से मेंटेन करने हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के केस में हमें कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं। मैं आपको लर्न कराऊंगी बहुत इजी तरीके से, इसको अच्छे से आप लर्न करना। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। देखो सबसे पहले हम लर्न करेंगे नेम एंड एड्रेस किसका, जिसके बिहाफ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले हम लर्न करेंगे नेम एंड एड्रेस उस पर्सन का जिसके बिहाफ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सेकंड नंबर पे हम लर्न करेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हमने नंबर 1 पे क्या याद करा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमने लर्न किया नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, जिस सप्लायर से हम गुड्स एंड सर्विस परचेज कर रहे हैं उसका नेम एंड एड्रेस, दो हमने लर्न करे। तीसरे नंबर पे बताऊंगी मैं आपको जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी हमने गुड्स को परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। थर्ड नंबर पर मेलन करेंगे वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव कर रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है भाई, तीसरे पर डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। हमने इससे पहले हमने नोट करा था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। फोर्थ नंबर पे हम लर्न करेंगे जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमने वैल्यू क्वांटिटी नोट करी है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कितना हमने यूटिलाइज किया वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम फोर्थ नंबर पे लर्न करेंगे वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट को करने में हमें कितना गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज किया। अब थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, हम पेमेंट नहीं रिसीव करेंगे, तो थर्ड फिफ्थ नंबर कौन सा आएगा, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने कौन कौन सी पेमेंट्स को क्या किया रिसीव किया उसकी डिटेल। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको लर्न हुई 5 बातें। पहले क्या था, नेम एंड एड्रेस किसका, जिसके बिहाफ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। लास्ट पॉइंट था लेकिन मैंने आपको रिलेट करा एक दूसरे से कि नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर जिससे हम क्या कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। तीसरे में मैंने आपको याद कराया कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्वांटिटी यूज्ड हो रही है उसके बारे में लिखना है। फोर्थ में मैंने आपको लर्न कराया कि जो वैल्यू एंड क्वांटिटी को हमने नोट करा है तो कितनी हमने यूटिलाइज करी है उसके बारे में। फिफ्थ में मैंने आपको लर्न कराया कि डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, कि हमने जो काम किया उसमें पेमेंट कितनी रिसीव किया इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट किया था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही करने हैं, उनके लिए तो कंपलसरी है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। वो अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन ये एंड ट्रांसपोर्टर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने किसका नाम बताया आपको, अनरजिस्टर्ड पर्सन के ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन प्लस ट्रांसपोर्टर ऑफ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट।
every owner operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods, and every transporter whether registered or not needs to maintain records of consignor, consignee and other relevant detail. जो ओनर या ऑपरेटर है, तो क्या ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन accounts related to that period for which goods remain in the warehouse, details of dispatch, movement, receipt and disposal. जो ओनर और ऑपरेटर है वेयरहाउस का और गोडाउन का, वो कौन कौन से अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे? वो मेंटेन करेंगे उस पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए गोडाउन के अंदर गुड्स को रखा जाएगा. Accounts related to that period for which goods remain in the warehouse. जितने पीरियड के लिए वेयरहाउस में या गोडाउन में गुड्स को रखा जाएगा, उस पीरियड के लिए ओनर या ऑपरेटर वेयरहाउस का क्या करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, उसमें डिटेल्स क्या आएंगी कि डिटेल्स ऑफ डिस्पैच, कितने गुड्स को डिस्पैच किया, कितने गुड्स की मूवमेंट हुई, रिसीव कितने गुड्स हुए एंड डिस्पोजल ऑफ कितने गुड्स हुए. ठीक है भाई. आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टर के लिए. गुड्स ट्रांसपोर्टेड, गुड्स डिलीवर्ड, गुड्स स्टोर इन ट्रांजिट बाय हिम. जो ट्रांसपोर्टर है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, वो कितने पीरियड के लिए करेगा, मतलब कैसे मेंटेन करेगा? गुड्स, जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं उन गुड्स की डिटेल को रखेगा, कितने गुड्स डिलीवर्ड करने हैं उसको, उसकी डिटेल रखेगा. गुड्स स्टोर इन ट्रांजिट, जिस वक्त वो गुड्स को लेके जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन में, उस वक्त उस कितने गुड्स हैं उसके पास, उसी डिटेल्स को मेंटेन किया जाएगा. ठीक है. आज का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है. थैंक यू. स्टे कनेक्टेड.